नमस्कार कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अपना जो पाठ चल रहा था कबड्डी, उसमें भाषा की बात पे आते हैं हम। देखिए, भाषा की बात में आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 44, पेज नंबर 44 के ऊपर आप जाओगे, वहां पर आपको मिलेगी भाषा की बात। भाषा की बात के अंदर आज आपको टॉपिक दिया गया है, वो है क्रिया। देखिए, क्रिया क्या होती है? वर्ब। इंग्लिश में आपको बताया होगा वर्ब का अर्थ क्या होता है। देखिए, वर्ब का यानी क्रिया का अर्थ होता है कार्य का करना या होना। जिस शब्द से किसी कार्य के करने होने का बोध होता है। अब देखिए, इसको हम परिभाषा में इसको क्लियर करते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में वह शब्द जो हमें किसी कार्य के होने या करने के बारे में जानकारी देते हैं वो क्रिया कहलाते हैं, वो शब्द। अब आगे हम बात करते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं। क्रिया के प्रकार दो है, एक है प्रयोग के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। देखिए, प्रयोग के आधार पर तो वैसे हम बात कर चुके हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आज हम आपके इस टॉपिक में बिंदु में बात करेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखिए, रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं और वो 6 भेद है। सबसे पहले है सामान्य क्रिया, उसके बाद में है संयुक्त क्रिया, उसके बाद में है प्रेरणार्थ क्रिया, उसके बाद में है नाम धातु क्रिया, उसके बाद में आएगी पूर्वकालिक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। इस तरह से हम रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद करते हैं और इनको हम अगले पेज नंबर 45 पे आप जाओगे तो इसका आपको विस्तार से वर्णन मिलेगा। और इसके लिए हम पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हुए इसका विस्तार से हम इसको लेते हैं, जो इस प्रकार से है। देखिए, आपका पेज नंबर 44 के ऊपर नीचे जो दिया हुआ पेज दिया हुआ है उसके अंदर आपके साफ साफ दिया हुआ है सामान्य क्रिया। तो देखिए, सामान्य क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में एक ही क्रिया रूप का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। देखिए, दोबारा देखिए, इसमें जब वाक्य में एक ही क्रिया रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में है पिताजी फल लाए। यहाँ पर क्रिया है लाए, एक ही शब्द का प्रयोग हुआ लाए। फल यहाँ पर कर्म है, पिताजी यहाँ पर करता है, तो यहाँ पर लाए शब्द एक का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ सामान्य क्रिया है। भारत ने कबड्डी प्रतियोगिता जीती यहाँ पर क्रिया है। कबड्डी प्रतियोगिता यहाँ पर कर्म है और भारत यहाँ पर करता है, तो यहाँ पर जीती सामान्य क्रिया का प्रयोग है। इस तरह से जब वाक्य में एक ही क्रिया रूप का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। देखिए, अगले पेज के ऊपर आप देखोगे, पेज नंबर 45 के ऊपर आपको मिलेगी संयुक्त क्रिया। देखिए, संयुक्त क्रिया क्या होती है उसके लिए आप देखिए पेज नंबर 45 पे। संयुक्त क्रिया जब दो अथवा दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए, इसमें दो क्रियाएं मिलकर के जब एक क्रिया बनती है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे कबड्डी प्रतियोगिता का समय हो चुका है। अब यहाँ पर दो क्रिया कौन से? एक तो हो चुका है, यानी हो से होना और चुक से चुकना, दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हुई है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, सुमन सांप को देखकर चिल्ला उठी। तो यहाँ पर चिल्लाना और उठना दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग हुई है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। तो जहां पर जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हो चुका, चिल्ला उठी, ये दो क्रियाएं मिलकर के एक रूप बनी, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया हुई, संयुक्त क्रियाएं कहलाई। तीसरा इसके अंदर था प्रेरणार्थ क्रिया। देखिए, प्रेरणार्थ क्रिया में क्या होता है? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है। देखिए, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, इसीलिए उसको प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, अध्यापक ने बच्चों से पत्र लिखवाया। यहाँ पर कार्य किसने किया? बच्चे ने। करवाया किसने? अध्यापक ने। अध्यापक ने यहाँ पर बच्चे को प्रेरणा दी। पत्र लिखने का क्रिया करने का कार्य बच्चा कर रहा है, लेकिन वो प्रेरणा अध्यापक से ले रहा है, इसलिए ये पत्र लिखने वाली जो क्रिया है, लिखवाया जो क्रिया है, वो प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी तरह से एम्पायर खेल खिलवाता है। एम्पायर खुद नहीं खेलता, खिलाड़ी है, लेकिन खिलाता एम्पायर है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थ क्रिया है। माँ पुत्री से चाय बनवाती है, तो यहाँ पर बनवाती है या किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया करवाई जाती है, वहां पर प्रेरणार्थ क्रिया होती है। अब देखिए, इसी तरह से हम आगे देखते हैं
प्रेरणार्थ क्रिया के बाद में अगली आपकी जो क्रिया आती है वो आती है नाम धातु क्रिया। देखिए नाम धातु क्रिया के अंदर क्या होता है कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं जैसे खिलाड़ी एम्पायर से बतिया रहा है, बात एक शब्द है लेकिन बतिया रहा है, यहाँ पर बतियाना अपने आप में एक क्रिया बन गया जो कि अपने आप में एक सर्वनाम शब्द था, संज्ञा शब्द था। विरोधी खिलाड़ियों ने रोहन को धकिया दिया, धक्का देना को धकिया दिया, इसको हमने क्रिया के रूप में बनाया। तो जहां पर जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनाई जाती है उनको हम नाम धातु क्रिया के नाम से जानते हैं। अगली जो आपकी पांचवी क्रिया है उसके अंदर आप देखिए पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया के अंदर क्या होता है आप देखिए कि इसमें साफ लिखा है, पेज नंबर 46 के ऊपर है कि मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वाक्य में दो क्रियाएं होती है, वाक्य में दो क्रियाएं होती है, जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें देखिए उदाहरण के लिए माधव ने गेंद को दौड़कर पकड़ लिया। अब देखिए इसमें दो क्रियाएं, दौड़कर, पहले कौन सी हुई दौड़ना, बाद में कौन सी हुई पकड़ना, तो यहाँ पर दौड़ना पूर्वकालिक क्रिया है। प्रभात खाने लिखकर खेलने जाएगा, तो यहाँ पर पहली क्रिया कौन सी हुई लिखना, यानी लिख कर, तो यह लिख कर पूर्वकालिक क्रिया है। और दूसरी क्रिया इसके अंदर खेलने जाएगा, तो यहाँ पर पूर्वकालिक, यानी वाक्य में जब दो क्रियाएं होती है जो क्रिया पहले संपन्न होती है वो पूर्वकालिक कहलाती है। देखिए आप एक छठी जो भाग है इसके अंदर आखिरी भाग है वो है अनुकरणात्मक क्रिया। देखिए अनुकरणात्मक क्रिया में क्या होता है, किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाने वाले शब्दों को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जिस तरह से वहां मक्खियां भिन भिना रही थी, अब भिन भिनाना उनकी आवाज पर, ध्वनि पर, उनके अनुकरण पर है, इसलिए यह अनुकरणात्मक क्रिया हुई। उसने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया, खटखटाना एक क्रिया है लेकिन ये किसके आधार पर हुई, दरवाजे के ऊपर उसकी क्रिया के यानी आवाज के आधार पर हुई। इसलिए जहां पर ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जैसे जो भी क्रियाएं होती है, जैसे घंटी टन टन, टन टन की जो आवाज होती है, घंटी टन टन बजी, वो अनुकरण होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आगे दिए हुए हैं, जैसे टन टन, टन टनाना, भिन भिन, भिन भिनाना, खटखट, खटखटाना, इस तरह के जो शब्द होते हैं ध्वनि से बने हुए वो अनुकरणात्मक क्रिया कहलाते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप इन सभी 6 क्रियाओं की परिभाषाएं अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनके एक दो एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।